हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारी 125 की सीरीज़ होगी और आई होप ये क्लास सभी को बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम फ्रेश प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं, बुक से बनाए हुए हैं और बीच से उठाए हैं ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में, ज़्यादातर क्या होता है मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन साइंस है, टेक्सटाइल है, उसमें क्या होता है स्टार्टिंग के प्रश्न उठा लेते हैं और बीच का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, थोड़ा घुस के प्रश्न बनाए हैं तो प्रश्न अच्छे हैं और कुछ PYQ लास्ट में डाले हैं जिससे कि थोड़ा मतलब बैलेंस रहे हर चीज़। ऐसा ना हो कि अगर आपके नए प्रश्न हो, ज़्यादा प्रश्न गलत हो जाए तो आप परेशान हो जाओ, निराश हो जाओ। इसलिए मन संतुष्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है इस समय, इसलिए कुछ PYQ डालें। ठीक है, वो है लास्ट में। तो एक बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही गए हैं इसमें, और एक बार वीडियो को सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और अगर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिख रहा है, MLA MP IAS को मिलने वाली सुविधा किस चीज़ का यहाँ पर उदाहरण है? क्या मौद्रिक आय का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष आय का उदाहरण है, प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपको मौद्रिक आय दिख रहा है, ये तो एक आय का क्या है प्रकार है। ठीक है, आय के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। तो एक तो आपका मौद्रिक आय प्रकार हो गया, दूसरा क्या होता है आपकी वास्तविक आय होती है। ठीक है, वास्तविक आय होती है, और तीसरी आपकी क्या होती है मानसिक आय होती है, मानसिक आय। ठीक है, यही 3 तो प्रकार होते हैं आपके आय के। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है जो MLA MP को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो किसका उदाहरण है? मतलब सुविधा मिल रही है, इसका मतलब क्या है MLA MP या इनके किसी के क्या है पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिना पैसों के प्राप्त हो रही, तो ये क्या हो जाएगी प्रत्यक्ष आय हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि MLA हो गए, MP हो गए, IAS हो गए, आपके IPS हो गए, आर्मी वाले लोग हो गए, आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं। ठीक है, इन लोगों को कुछ अलग सुविधाएं मिलती हैं जिनमें इनका कोई पैसा खर्च नहीं होता, जैसे कि जैसे कि फ़ोन की सुविधा मिल गई, ओके, ड्राइवर मिल गया, इस तरीके से ये सब फ्री में मिलता है इन लोगों को। शिक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सब फ्री में मिल रही है। और इसमें क्या है, ये प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है और ये वास्तविक आय का ही प्रकार है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, वास्तविक आय 2 प्रकार, आय 3 प्रकार की होती है और वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौद्रिक आय और एक होती है प्रत्यक्ष आय और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष आय से आपका प्रश्न है। अच्छा, अप्रत्यक्ष आय आप सभी लोग जानते हो, जहाँ पर हमें क्या होता है एक संतुष्टि मिलती है, जैसे कि हमें कम पैसों में, पैसा जरूर खर्च होता है लेकिन क्या है कि जैसे कम पैसा, ओके, कम पैसे में सस्ते मूल्य में पौष्टिक सामग्री ले लेना, या फिर कहते हैं कपड़े खरीद लेना, जहाँ पर पैसे कम खर्च हो और जो पैसा हमने खर्च किया है उसमें जो चीज़ हमने ली है वो सही होनी चाहिए। अगर ख़राब है तो फिर फ़ायदा नहीं है, अगर वो चीज़ ख़राब निकल गई तो फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ सही होनी चाहिए। तो कम दाम में आपको क्या है संतुष्टि प्राप्त करना है, यह प्रत्यक्ष आय का उदाहरण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 2, मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार के मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष है। यह कथन किसका बताना है आपको। ठीक है ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना कि मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में, किसमें, एक निश्चित समय में, क्योंकि डेफिनेशन है तो थोड़ा प्रेशर देके पढ़ो जो याद रहे। ठीक है, एक परिवार के मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष है, यह कथन किसका है? निखिल एवं डॉल्सी का है, ग्रॉस एवं क्रेंडल का है, राजमल P देवदास का है, निम्न में से कोई नहीं। तो देखो कुछ चीज़ें आपने कई बार पढ़ी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रॉस एवं क्रेंडल ने जो मैनेजमेंट है उसको क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है क्रियाशील यंत्र कहा है। ठीक है, प्रबंधन को क्या कहा है इन्होंने क्रियाशील यंत्र भी कहा, और ये डेफिनेशन भी किसकी है ग्रॉस एवं क्रेंडल की है। ठीक है, राजमल P देवदास ने क्या है बांध की संज्ञा दी है मैनेजमेंट को। ओके, निखिल एवं डॉल्सी ने क्या कहा है मूल्यों को क्या कहा है, मूल्य क्या होते हैं मानवीय व्यवहार के प्रेरणा स्रोत होते हैं, निखिल एवं डॉल्सी ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 है यह आय व्यक्तिगत होती है जो कि इच्छा, रुचि, ज्ञान और मूल्य आदि पर निर्भर करती है। इसे मापना बेहद कठिन है। क्या प्रत्यक्ष आय है, अप्रत्यक्ष आय है, उपयुक्त सभी है, या फिर हाँ डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़िएगा। यह आय व्यक्तिगत होती है जो कि इच्छा, रुचि, ज्ञान और मूल्यों पर निर्भर रहती है और इसे मापना भी बेहद कठिन है। कौन सी आय होगी, ये होगी हमारी मानसिक आय। ठीक है, मानसिक आय को आप माप नहीं सकते हो कि हमें कितना सुख प्राप्त हुआ है, हमारा अंतर मन कितना प्रफुल्लित है, हम ये चीज़ें शब्दों में बता नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्या कहा है, ये आय व्यक्तिगत, मतलब मानसिक आय व्यक्तिगत होती है, मानसिक आय रुचि, ज्ञान और मूल्यों पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना आप। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है और इसे मापना कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पूरा पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन है 4, ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3
4, ठीक है, सही है। श्रमिकों को मजदूरी प्रमुख रूप से कितने प्रकार से दी जाती है? श्रमिकों को मजदूरी पूछी जा रही है, कितने प्रकार से दी जाती है। देखो मजदूरी जो होती है ना, हमें दो कितने तरीके से, अच्छा प्रकार ही पूछा गया है, 2 प्रकार से दी जाती है, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार। तो आप जानते हो जो श्रमिक होते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है, जो कौन होते हैं, शारीरिक काम करते हैं, ठीक है, शारीरिक काम करने वाले ये लोग होते हैं, इन्हें हम श्रमिक कहते हैं, और इनको मजदूरी दी जाती है 2 प्रकार से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रकार से दी जाती है। एक आपकी होती है कार्य अनुसार मजदूरी, जैसा कार्य है वैसी मजदूरी मिलेगी, ठीक है, कार्य अनुसार मजदूरी हो गई, ओके, मजदूरी। और दूसरी होती है समयानुसार मजदूरी, समयानुसार, ठीक है, समय के अनुसार मजदूरी देना, ठीक है, जैसे कि हमने एक पक्ष में दे दी, ठीक है, या फिर हमने क्या करा उनको, जैसे कि एक माह में दे दी, इस तरीके से हमने अवधि बना ली, उसके हिसाब से समय के अनुसार उनको हमने मजदूरी उनको दे दी, ठीक है। और जो ये मजदूरी होती है, यदि कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है, ठीक है ना, तो ओवर टाइम करना किस में आ जाएगा, ये समय अनुसार मजदूरी में आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कार्य अनुसार मजदूरी या समय अनुसार मजदूरी में किस में ओवर टाइम करना आएगा, तो वो समय अनुसार मजदूरी जो होती है वो ओवर टाइम में आपके आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, वर्ष के अंत में बोनस के रूप में दी जाने वाली मजदूरी क्या कहलाती है? अगर आप वर्ष के अंत में किसी को, मान लो किसी को आपने ठेका बेका दे रखा है, ठीक है, तो वो एक तरीके के कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोग ही होते हैं, तो उनको आपने साल में कुछ दिया, ठीक है, बोनस के रूप में, तो उसको क्या कहोगे, मानसिक मजदूरी कहोगे, आंशिक मजदूरी कहोगे, प्रत्यक्ष मजदूरी कहोगे, अप्रत्यक्ष मजदूरी कहोगे। तो ये होती है आंशिक मजदूरी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आपके प्रश्न सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं, सब कुछ हमें लास्ट में बताइए, मतलब ये बता दीजिएगा कितने सही हैं, तो हम खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, इसे हम आंशिक मजदूरी कहते हैं, जब हम साल के अंत में बोनस वगैरह देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 6 है, डैश वह भुगतान होता है जो भूमि के स्वामी को उसके प्रयोग के बदले दिया जाता है। लगान है, रेंट है, ये प्रश्न विवाहिकों में आया है, लेकिन हमने बुक से बनाया है इस प्रश्न को, ठीक है। तो डैश बेस्ट भुगतान होता है जो भूमि के स्वामी को उनके प्रयोग के बदले दिया जाता है। लगान है, रेंट है, ए और बी दो है, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लगान, और लगान को ही हम इंग्लिश में रेंट कहते हैं, ठीक है, RENT रेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, अब आपको इतना तो पता ही होगा, हम रेंट पर दुकानें भी देते हैं, अपनी खेती भी दे देते हैं, ज़मीन वगैरह जो होती है, ठीक है, मकान भी किराए पर उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन है 7, उपभोग व्यय के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, 5 प्रकार है। तो उपभोग व्यय के जो प्रकार 3 प्रकार का ये होता है, ठीक है, 3 प्रकार। यहाँ बस बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक होता है आपका निश्चित व्यय, ठीक है, निश्चित होता है। दूसरा आपका अर्धनिश्चित होता है, ठीक है, अर्धनिश्चित होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, अन्य व्यय होता है। ये 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रश्न इससे ऊपर आपके और पूछा जा सकता है, पारिवारिक व्यय के कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछा जाए कि पारिवारिक व्यय के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो उपभोग व्यय हो जाएगा, उपभोग, अच्छा पा आएगा यहाँ पर, उपभोग व्यय हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। और दूसरा आपका बचत हो जाएगा, सेविंग, ठीक है। तो पारिवारिक व्यय कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, उपभोग व्यय जो उपभोग कर लिया गया, ठीक है, और दूसरी हमने क्या करी, बचत कर ली। और इसी जो उपभोग व्यय का है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जी, ये उपभोग व्यय कितने प्रकार के होते हैं? कुछ व्यय निश्चित होते हैं, बच्चे की फीस हमें देनी ही देनी है, ठीक है, कोई बीमार हो गया तो दवाई गोली लेनी ही लेनी है, जैसे है ना। दूसरा अर्धनिश्चित है, कपड़े हैं, आपका मन है, अगर आपके पास कपड़े लग रहा है कि नहीं ले लेने चाहिए, पैसा है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप टाल सकते हो, भाई काम तो चल ही रहा है, भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं निर्वस्त्र हैं, ठीक है। तो ये अर्धनिश्चित में आ जाता है। अन्य व्यय जो अचानक कई बार होने लगते हैं, पता ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हमने आज पनीर की सब्जी का मन हुआ तो अचानक पनीर की सब्जी बन गई, और पनीर भाई नॉर्मल सब्जी से तो महंगा ही पड़ेगा, तो ये अन्य व्यय में आ जाते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। ये जो तीसरे भी होते हैं निर्धारित नहीं होते हैं, एकदम से आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है 8, डैश सम्राट होता है, उत्पादक सम्राट होता है, उपभोक्ता सम्राट होता है, थोक विक्रेता सम्राट होता है, या उपरोक्त सभी? अच्छा, मेरे मन से अगर कोई कहे तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आंसर माना गया उपभोक्ता जो होता है सम्राट होता है। मान लो उपभोक्ता
क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर उपभोक्ता सामान खरीदेगा ही नहीं तो उत्पादक को कोई फ़ायदा ही नहीं है सामान बनाने का। लेकिन अगर सोचो, अगर उत्पादक सामान बनाएगा ही नहीं तो उपभोक्ता खरीद कहाँ से लेगा? ठीक है ना। तो सभी हैं एक हिसाब से सम्राट, तो भाई सामान वो बना रहा है तभी तो उपभोक्ता खरीद पा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, उपभोक्ता को सम्राट बनाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई वो नहीं खरीदेगा तो कोई उस सामान को बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है? सम्राट कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से सरकार किस प्रकार से हानिकारक वस्तुओं के निर्माण पर रोक लगा सकती है? देखिए यहाँ पर आपको कम से कम 15 क्वेश्चन हमने मतलब सारे सब्जेक्ट से उठाए। अभी हमारा मैनेजमेंट चल रहा है, ऐसे ही करके सारी ब्रांचेस आएंगी। तो निम्नलिखित में से सरकार किस प्रकार से हानिकारक वस्तुओं का निर्माण पर रोक लगा सकती है? कानून बनाकर, व परमिट या लाइसेंस देकर, बी है राशन की दुकान की व्यवस्था करके, सी है कर लगाकर, डी है उपयुक्त सभी। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहे होंगे कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं उपभोक्ता, मार्केट, आय व्यय से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कई हैं, आय व्यय अलग टॉपिक है और उपभोग मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें, उपभोक्ता अलग टॉपिक है। तो 3-4 को आज हमने कलेक्ट किया है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम सब चीज़ के, चाहे कला के सिद्धांत हो गए, चाहे तत्व हो गए, या फिर आपके फर्नीचर वाला टॉपिक हो गया, या फिर कलर वाला टॉपिक हो गया, हम सबके प्रश्न लाएंगे, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे काम अगर गवर्नमेंट करे तो कहीं ना कहीं जो उत्पादक है ना, हानिकारक चीज़ें बनाते हैं, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उन पर रोक लग सकती है। कानून बना दिया जाए, परमिट और लाइसेंस दे दिया जाए, बिना लाइसेंस के कोई भी मार्केट में कुछ भी नहीं बनाकर बेच सकता। राशन की दुकान की व्यवस्था सरकार स्वयं कर दे, जो उपभोक्ता है सीधे वहीं दुकान पर जाएगा, सामान खरीद लेगा। ठीक है, और कर लगा दे चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर कौन सा है? बच्चों की संख्या व परिवार के सदस्य की संख्या, धन आयोजित करने वाले सदस्यों का व्यवसाय, सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं, डी है उपर्युक्त सभी। अच्छा, व्यय को प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न हर बार बनता है, बस यहाँ पर कई जो होते हैं ना पॉइंट अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बोल दे रही हूँ, आप ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कुल पारिवारिक आय जो है वो भी परिवार के व्यय को प्रभावित करती है। ठीक है ना, और यहाँ पर परिवार का जो स्वरूप होता है, चाहे संयुक्त परिवार हो या फिर एकाकी परिवार हो, बच्चों की संख्या तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, परिवार के सदस्यों की संख्या भी हो गई। ठीक है, धन अर्जित करने वाले सदस्यों का व्यवसाय भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएँ हो गई, रहन सहन का स्तर हो गया, सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं हो गई, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन है 11, बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बचत करने की योग्यता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा या फिर उपर्युक्त सभी। तो बचत को निर्धारित करने वाले ये सभी तत्व हैं। भाई अगर किसी की इच्छा है बचत करने की, पर उन्हें योग्यता ही नहीं उनके अंदर कि कैसे हम बचत को मतलब कर सकते हैं, मतलब कैसे हम बजट बना के अपनी बचत को मतलब कर सकते हैं, अपनी आय को कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि पा सकते हैं और अपना धन भी बचा सकते हैं। योग्यता ही नहीं है, ठीक है, बचत करने की, तो भी कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है, और दूसरी क्या है, अगर बचत पैसे हैं लेकिन इच्छा ही ना हो किसी की तो भी समस्या है। और तीसरी बात क्या है कि धन ही नहीं है बचाने, उतना ही नहीं है कि खा पाएँ पेट भर, तो फिर वो बचत करने की उनके पास सुविधा जैसे, या फिर बैंक नहीं है आसपास, है ना, तो घर में तो होता ही अक्सर कि खर्च हो ही जाता जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन सही हैं। बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व पूछे जाए, बचत करने की योग्यता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, ये 3 पूछे जाए कितने तत्व हैं बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख, तो 3 तत्व हैं, बचत करने की योग्यता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन है 12, पूंजी का निर्माण होता है आय से, ब्याज से, बचत से, उपर्युक्त सभी से। तो पूंजी का निर्माण तभी होगा जब आप क्या करोगे, बचत करोगे। ठीक है, बचत नहीं करोगे, ठीक है, सी ऑप्शन से होगा, बचत नहीं करोगे, आपकी कितनी भी आय हो आपके पास पूंजी सेफ नहीं रहेगी, जो आएगा वो सारा खर्च हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, वह खाता जो अल्पकालिक बचत को प्रोत्साहित करता है। बचत खाता, चालू खाता, निश्चित अवधि खाता या फिर उपर्युक्त सभी। तो वह खाता जो अल्पकालिक बचत को प्रोत्साहित करता है वो आपका सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है। चालू खाता पे तो आपको कोई ब्याज ही नहीं मिलता। ठीक है, ये ज़्यादातर जो व्यावसायिक लोग होते हैं ना, जो रोज़ पैसे जमा करते हैं निकालते हैं, उनके लिए होता है, इस पर कोई भी आपको ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। निश्चित अवधि खाता में क्या होता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एक बार आपने जमा कर दिया, चाहे आपने 3 साल के 3 महीने को कर दिया, 3 साल से कम 5 साल तक आप करा सकते हो।
ठीक है, मतलब 3 माह का तो कम से कम फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब 3 माह तक तो आपको कराना ही पड़ता है, ये बाध्यता है शायद इसकी। उसके बाद आप कितना भी लंबा करा सकते हो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, ओके। तो इसमें मतलब कोई बचत का नहीं होता है इतना ज़्यादा, मतलब प्रोत्साहन यहाँ पर ज़्यादा है कि आपका मन है, पैसा है आपके पास तो जमा कर दो, ज़रूरत है तो आप उसे निकाल भी सकते हो, महीने में 2 बार तक निकाल सकते हो कम से कम, ठीक है। और वैसे तो कहीं कहीं बुक में ये भी दिया है कि इसे तो आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, लेकिन कहीं कहीं दिया है माह में 2 बार, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चेक में बाहक शब्द काटकर ऑर्डर लिखा जाता है? ए ऑप्शन है आदेशित चेक में, बाहक चेक में, रेखांकित चेक में, सरल रेखांकन चेक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो बाहक शब्द है इसे काट दिया जाता है और ऑर्डर लिख दिया जाता है। तो ऑर्डर और आदेश करना मतलब ऑर्डर देना, तो ये आदेशित चेक होता है, इसमें बाहक शब्द को काट दिया जाता है, क्योंकि जो बाहक चेक होता है ना ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक होता है, ठीक है। इसको कोई भी व्यक्ति भुना सकता है, मतलब इसमें इस चेक से कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल सकता है। अगर बस आपको वो चेक भर के दे देना है किसी भी व्यक्ति को बस, और वो जाके दिखा देगा बैंक में जिस बैंक का अकाउंट है, और उसे पैसे मिल जाएंगे। तो इसे सबसे असुरक्षित चेक कहा जाता है। इसीलिए अगर किसी को मतलब इसको आदेशित चेक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बाहक शब्द काट कर क्या कर देना है, इसको आदेशित कर देना, और जिससे फ़ायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति के नाम से वो चेक काटा गया है वही व्यक्ति उसमें से पैसे निकाल सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ओके। तो बढ़े आगे। और ये जो सरल रेखांकन चेक है, ये जो आपका रेखांकित चेक होता है ना उसका एक प्रकार है, 2 प्रकार होते हैं उसके, एक सरल रेखांकन होता है, दूसरा विशेष रेखांकन होता है। तो ये चेक रेखांकित चेक का एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, रेखांकित चेक के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, ये प्रश्न डाला हुआ है तो आपको पता ही चला क्या होगा। रेखांकित चेक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो ये होते हैं रेखांकित चेक के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चेक कई प्रकार के होते हैं, आपका हमने सबसे पहले बताया था बाहक चेक, ओके, आदेशित चेक, ओके, आदेशित चेक जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, और हमने बताया था रेखांकित चेक। इसी में हमने बताया जो रेखांकित चेक होता है ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक सरल रेखांकन, ओके, सरल रेखांकन, और दूसरा होता है विशेष रेखांकन, ठीक है। तो बढ़े आगे। यात्री चेक भी होता है, ट्रैवलर चेक, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं तो उनके लिए आसानी रहे इसलिए एक तरीके का ये भी चेक होता है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैंने लिख रखा है सरल रेखांकन चेक और विशेष रेखांकन चेक। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, कल से ये प्रश्न बना रही हूँ तो भूल गई हूँ क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन है 16, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई महात्मा गांधी जी द्वारा। ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी प्रशासनिक शिक्षा के प्रश्न है जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है की शुरुआत की गई थी किस व्यक्ति के द्वारा। यहाँ समय नहीं आपसे पूछा गया क्योंकि वो आपने कई बार पढ़ा है। महात्मा गांधी जी द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, विनोबा भावे जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो जो ये कार्यक्रम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हम सभी बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 को आया था। हम ये भी जानते हैं इस दिन क्या होता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। लेकिन इसे किसने बनाया था? भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये बनाया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आधारित है। ए ऑप्शन है सामाजिक विकास पर, बी है राजनीतिक विकास पर, सी है जन सहभागिता पर, डी है उपर्युक्त सभी पर। तो जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये जन सहभागिता पर आधारित एक कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, देश के आर्थिक विकास के लिए, ओके, यहाँ पर क्या है, देश के आर्थिक विकास के लिए जो ग्रामीण लोग हैं खास तौर से, या फिर गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं ना उनके डेवलपमेंट के से संबंधित ये योजनाएं हैं, ओके। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चालू किया गया। क्वेश्चन है 18, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो गाँव में निवास करती है? 75 से 80%, 68.84%, 90% या निम्न में से कोई नहीं। देखो ये प्रश्न का आंसर 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा जनगणना 2000 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार,
ठीक है, 2011 में जनगणना हुई, तब तो आपका आंसर आएगा 68.84% लिखा हुआ जहाँ तक मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो किताब के हिसाब से आंसर ए ऑप्शन होगा 75 से 80%। हमने किताब से आंसर उठाया है तो ये सही है, और फिर हमने गूगल पे भी सर्च कर लिया था कि वर्तमान में कितनी चल रही है, तो वर्तमान में बी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये जनगणना के हिसाब से, और यहाँ पर जो आंकड़ा है ये भी जनगणना के हिसाब से है, लेकिन ये आंकड़ा पुराना है क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका जहाँ तक बी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा सही आपके हिसाब से होगा। ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और ये आंसर आपको तब समझ आएगा जब आपके सामने पेपर में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है 19, सामुदायिक कार्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो सामुदायिक कार्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 3 भागों में अगर हमने ये प्रश्न नहीं डाला होगा तो हम समझा देंगे आपको ये। ओके, इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर जो 3 सामुदायिक कार्य को बांटा गया है 3 भागों में, एक है आपकी सामुदायिक विकास। ठीक है, सामुदायिक विकास, नोट बनाते चलिएगा। ये कोई ऐसे ही नहीं, कुछ लोग कहेंगे मैम इसको एक्सप्लेन नहीं करती, आप ऐसे कराती, नहीं, एक्सप्लेन करना जरूरी है कि अगर तैयारी नहीं है तो आप इसको कर लो तो अच्छे से। और सामुदायिक संबंध, ठीक है, सामुदायिक संबंध, दूसरा होगा सामुदायिक संबंध, और तीसरा क्या होगा? सामुदायिक संगठन। ठीक है, सामुदायिक संगठन। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है सामुदायिक कार्य को, सामुदायिक विकास, सामुदायिक संबंध, सामुदायिक संगठन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि किसी क्षेत्र में रहने वाले के समूह जो कृषि शिक्षा या निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर हो कहलाता है क्या सामुदायिक विकास, सामुदायिक संबंध, समुदाय या फिर सामुदायिक संगठन? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब अन्यथा मत लीजिएगा। किसी एक भौगोलिक स्थान मतलब किसी एक ही भौगोलिक स्थान पर कोई रह रहा है, या वो गांव है वहीं एक ही जगह पर लोग रह रहे हैं, एक गांव के, ब्लॉक के लोग हो गए, जिला या प्रांत के लोग हो गए, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो कृषि है, शिक्षा है, निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर, और वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही एक किसी दूसरे पर निर्भर, नहीं, सब एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसको हम कहते हैं समुदाय, इसको हम समुदाय कहते हैं। इसको हम सामुदायिक विकास नहीं कहेंगे, सामुदायिक संबंध नहीं कहेंगे, सामुदायिक संगठन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सामुदायिक विकास अगर बात है, सामुदायिक विकास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, समुदाय, ठीक है, सामुदाय और दूसरा क्या है यहाँ पर? समुदाय होगा। ठीक है, समुदाय, ठीक है, समुदाय प्लस किससे बना है? विकास से बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर ये परिभाषा थी समुदाय की। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, समुदाय क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक जगह पर निवास करते हैं, चाहे वो गांव हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, स्थान हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है। क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है? व्यक्तियों का एक समूह तथा निश्चित भूभाग, राजनीतिक आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर कौन सा एक समुदाय का तत्वों में शामिल नहीं है? तो अभी हमने आपसे सामुदायिक तत्वों की चर्चा नहीं की, अभी हमने जो पढ़े थे वो अलग प्रकार थे। ठीक है, व्यक्तियों का समूह तथा निश्चित भूभाग बिल्कुल सही है। हाँ, अभी चर्चा की तो थी इसकी, मैं भूल गई, समुदाय की चर्चा भी की थी। ठीक है, और यहाँ पर सामुदायिक भावना भी पाई जाएगी, क्योंकि एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक दूसरे के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि स्वयं का विकास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कहीं ना कहीं, तो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक व आर्थिक आत्मनिर्भरता से कोई संबंध नहीं है, बी ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा, ये शामिल नहीं है समुदायों की आवश्यक तत्वों में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर शामिल नहीं है। क्वेश्चन है 22, निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर क्रमशः बढ़ना ही कहलाता है समुदाय विकास। उच्च जीवन स्तर निम्न में से कोई नहीं, तो इसे हम कहते हैं विकास। ठीक है, निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर, अभी हमने समुदाय और विकास 2 तत्वों की बात की, तो ये डेफिनेशन किसकी है? निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 23, सामुदायिक संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः जीवन व्यतीत करते हैं। ये परिभाषा दी है किंग लेडेविरन ने, डब्ल्यू ग्रीन ने, लोसबो ने, या फिर योजना आयोग ने। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है? सामुदायिक संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने
वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ये डेफिनेशन A.W. ग्रीन की है, ठीक है, A.W. ग्रीन की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, सामुदायिक विकास डैश में से एक नहीं है। साधन व आंदोलन, कार्यक्रम व विधि, जागरूकता व विलासिता और एक प्रक्रिया। तो ये साधन भी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एक आंदोलन भी है, ठीक है ना, कार्यक्रम की विधि भी है और एक प्रक्रिया भी है। ये सब हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सामुदायिक विकास में एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जागरूकता हो सकती है लेकिन विलासिता नहीं आएगी, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो सकता है, हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन है 25, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत किस सिद्धांत पर जोर देता है। यहाँ पर किस सिद्धांत होगा, आपसी मदद पर, करके सीखना पर, देख कर सीखना या उपर्युक्त सभी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है बल देता है, इसका सिद्धांत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने प्रसार शिक्षा में कई बार सीखा है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ये हमने आपके जो B.Ed के कोर्स किए हैं या फिर जहाँ भी है हम यही करते हैं, चाहे हम आप मैनेजमेंट है उसमें भी हम करके देख के ही सीखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, ये किससे संबंधित है, तो ये ना करके सीखना, ना देख कर सीखना, ना उपर्युक्त सभी होगा। यहाँ पर ये आपसी मदद पर एडेड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है। मतलब हमने आपको इसकी जो डेफिनेशन समुदाय की पढ़ाई थी, तो अभी हमने क्या कहा, एक दूसरे के ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो मिलजुल कर रह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपसी मदद पर ये आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित है। सामान्य उद्देश्य, आधारभूत उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य या उपर्युक्त सभी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित मुख्यतः 3 उद्देश्य माने जाते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य, दूसरे होते हैं आधारभूत उद्देश्य, तीसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य और डी होते हैं उपर्युक्त सभी। इनके उद्देश्य इतने ज़्यादा हैं कि हम आपको पढ़ाने लगे तो बहुत देर लग जाएगी। तीनों के ही उद्देश्य कई सारे हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, कुछ बच्चे तो हमारे ये 25 प्रश्न भी ना देखेंगे। क्वेश्चन है 27, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ गांधी जी का जन्म दिवस पर किस आयोग की संस्तुति के आधार पर की गई। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, इसका आरंभ गांधी जी के जन्म दिवस पर किस आयोग की संस्तुति पर की गई। फिस्कल आयोग 1949, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, सी है ए और बी दोनों, डी है केवल बी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका आरंभ हम सभी जानते हैं गांधी जी के जन्मदिवस पर हुआ और किसने किया, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। लेकिन आयोग कौन से आयोग ने संस्तुति की थी इसकी, फिस्कल आयोग ने, जो 1949 में आया था, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, प्रशासनिक तौर पर ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास खंड की कितनी संख्या है। मतलब प्रशासनिक तौर पर ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास खंड की कितनी संख्या है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उस समय जब थी वो बतानी है आपको। 5000, 5010, 5011, 5020। ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है, सी ऑप्शन सही है, इसको बस डाल दिया मैंने सामने दिखा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है। 5011 अब ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 29, सामुदायिक विकास योजना सारे भारतवर्ष में उज्ज्वल और शक्तिमान चिंगारी है जिससे शक्ति, आशा और उत्साह की किरण निकलती है। ये परिभाषा किसकी है, विवेकानंद जी की है, महात्मा गांधी जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की है, विनोबा भावे की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिभाषा जवाहरलाल नेहरू जी की है। इन्होंने कहा था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है सारे भारतवर्ष में उज्ज्वल, शक्तिमान, चिंगारी है। चिंगारी है किसने कहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। इतना सा याद कर लो। जैसे हमने क्या कहा, बांध किसने कहा है, तो राजमल पी देवदास ने कहा है मैनेजमेंट को। ऐसे प्रसार शिक्षा में या फिर सामुदायिक विकास को चिंगारी किसने कहा है, उत्साह, आशा किसने कहा है। कोई भी 2 शब्द पकड़ लो, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ठीक है, खत्म डेफिनेशन पूरी। क्वेश्चन है 30, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आधारित है नए विचार नए रूप में, पुराने विचार नए रूप में, नए विचार पुराने रूप में या उपर्युक्त सभी। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आधारित है पुराने विचार नए रूप में, ठीक है। ऐसा नहीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया, लेकिन कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर कह सकते हैं हम लोगों ने मतलब सरकार की कुछ कमियां रहीं, जो भी रहा, तो इस वजह से जो मेनली ये लागू किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लागू किया गया। तो ये पुराने ही विचार हैं, बस इन्हें नए रूप में लागू किया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 31, नियोजन आयोग योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1951,
1952, 1953, 1954 तो योजना आयोग जो है इसकी जो स्थापना हुई थी। अच्छा, इस समय को हमें बताएगा, योजना आयोग जो है उसका नाम बदल दिया गया 14-15 में आई थिंक बदला गया था, 15 या 16 में, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनी थी मोदी जी वाली उसी में चेंज किया गया था। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है योजना आयोग का, ये कमेंट करके बताइएगा। 1951 में ये आया था। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, खनिज विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मैकुलम को, जॉर्जियस एग्रीकोला को, कूहन को या फंक को? तो मैकुलम तो आप जानते हो विटामिन ए की खोज करता है, ठीक है, विटामिन ए की खोज करता है। कूहन ने विटामिन B2 की खोज की थी, है ना, कूहन ने की है ना। और विटामिन की या फिर बात करें विटामिन बी वन या फिर ज़्यादातर विटामिन की खोज किसने? फंक ने की है, ठीक है। और यहाँ पर जॉर्जियस एग्रीकोला किसके जन्मदाता हैं, किसके जनक हैं? तो खनिज विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। खनिज जो हम मिनरल्स पढ़ते हैं उस विज्ञान के जनक कौन है? जॉर्जियस एग्रीकोला है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 33, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन, कार्बोज, वसा तथा जल का बना होता है? जल का बना होता है। तो यहाँ पर 90% है, 96% है, 4% है, 70% है। तो जल पूछा जाए तो हमारा क्या होता है? 70% होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन भी पूछा गया है, कार्बोज, वसा और जल सभी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 96%। 4% पूछा जाए तो ये खनिज होता है हमारी बॉडी का, तो क्योंकि 96% ये सारे हो गए, तो 4% हमारी बॉडी में खनिज लवण होते हैं जो 2 तरीके के कार्य करते हैं। कौन कौन से? 2 कार्य करते हैं मुख्यतः। कौन से? एक नियामक का कार्य करते हैं, ओके, नियामक का कार्य करते हैं। दूसरा प्रोटीन के साथ निर्माणात्मक कार्य करते हैं, निर्माणात्मक कार्य करते हैं। जैसे कैल्शियम और हड्डियों का विकास, हम सभी जानते हैं कैल्शियम से हड्डियों का विकास होता है, फॉस्फोरस भी उसमें सहयोग करता है। तो ये क्या है? ये सब खनिज ही है ना। हड्डी और दांतों का विकास ये सब हो रहा है तो किससे? खनिज से ही तो हो रहा है। तो ये निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं, नियामक कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर 4% खनिज होते हैं, ओके। और यहाँ पर भी क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 34, हमारे शरीर में कुल खनिज लवण होते हैं 20, 10, 24 या 22। तो कुल खनिज लवण जब भी पूछे जाए तो सी ऑप्शन सही होगा, 24 होते हैं, ठीक है। 4% में 2% हमारे किसका होता है? जो होता है वो कैल्शियम होता है, ओके, कैल्शियम होता है। और 1% क्या होता है? 1% फॉस्फोरस होता है। तभी हम कहते हैं ना, कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात कितना हमें लेना चाहिए? तो 2:1 हमें लेना चाहिए कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात, क्योंकि ये रेशियो आपको सीधे सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा? हमारे शरीर में कुल खनिज तो 24 होते हैं। कुल खनिज कितने होते हैं? 24। बकाया 3 हमने तो यही बता दिए। 1% जो बचा, 1% बचा, 4% में 1% जो बचा वो क्या होते हैं? जो हमारे टोटल जितने खनिज लवण होते हैं, ओके, मतलब 24 है तो 22 खनिज लवण सिर्फ 1% में होते हैं, ओके। 2 तो यही हो गए कैल्शियम फास्फोरस 24 में से, और जो बचे 22, वो 22 खनिज लवण मिलकर मात्र 1% हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो मतलब खनिज लवण आवश्यक बहुत हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। क्वेश्चन है 35, ट्रेस खनिज तत्वों के अंतर्गत कितने खनिज तत्व आते हैं? यहाँ पर आपसे प्रश्न में ट्रेस खनिज लवण पूछे जा रहे हैं। क्या 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं या फिर 5 आते हैं? तो जो ट्रेस खनिज लवण होते हैं वो लगभग 3-4 प्रकार के होते हैं। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। खनिज लवण आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं? खनिज लवण 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेजर खनिज लवण, ठीक है, मेजर खनिज होते हैं, ठीक है, एक होते हैं मेजर खनिज। दूसरे आपके कौन से होते हैं? ट्रेस होते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी प्रश्न में, ट्रेस होते हैं। और तीसरे होते हैं अन्य। तीसरे कौन होते हैं? अन्य खनिज लवण। अन्य कौन से वाले होते हैं? अगर आपके शरीर में ट्रेस और मेजर दोनों की पूर्ति हो जाए तो इन दोनों को लेने से अन्य की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अन्य खनिज लवण को बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया नहीं जाता, पर किताबों में आप इसकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वहाँ आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। जो ट्रेस खनिज होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। और बकाया मेजर वो होते हैं जिनका अमाउंट हमारे शरीर में ज़्यादा होता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस हमने बताया, इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। ट्रेस खनिज लवण वो होते हैं जिनका अमाउंट तो बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन हमारे शरीर को इम्पॉर्टेंट बहुत है। जैसे कि देख लीजिए, उदाहरण में हमने लिखा है यहाँ पर, आपका सी ऑप्शन सही था। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोहा होता है, तांबा होता है, आयोडीन होता है, मैग्नीज होता है। ये देखो, लोहे की कमी से क्या होता है? आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो कितना? आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। ये सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अमाउंट इनका बहुत कम चाहिए होता है, बहुत ही कम चाहिए होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है,
ठीक है। तो इसलिए हम ट्रेस खनिज लवण कहते हैं। ट्रेस खनिज लवण मुख्य 4 ही होते हैं। ओके, होते और भी हैं लेकिन मुख्य 4 ही होते हैं। क्वेश्चन हमने कहा ना अन्य, वो चले जाएंगे अन्न में मतलब अगर ये सब खा ले रहे हो तो उन्हें अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कभी कभी ट्रेस में रख दिए जाते हैं, कभी कभी अन्न में रख दिए जाते हैं। अब जितनी किताबें पढ़ोगे उसमें कुछ नया मिलेगा। क्वेश्चन है 36, हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 1/4, 3/4, 2/3 या 3/3। तो अभी जस्ट हमने कहा था कितना होता है, 2% क्या होता है अकेले कैल्शियम होता है और 1% क्या होता है अकेले फॉस्फोरस होता है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई? कैल्शियम की मात्रा हो गई यहाँ पर बी ऑप्शन 3/4। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 जो होता है कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अकेले होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं आगे, अगर पूछा जाए 3/4 तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हो गए, तो काया जो आपका बचा 1/4, यहाँ पर लिख भी रखा है बी ऑप्शन जो है 1/4 बचा। इनमें क्या होते हैं अन्य सभी खनिज लवण आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे खनिज लवण कितने होते हैं? 1/4 और कैल्शियम फॉस्फोरस अकेले होता है 3/4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, हमारे शरीर में खनिज लवण उपस्थित होते हैं स्वतंत्र रूप में, यौगिक रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में या फिर उपर्युक्त सभी रूप में? तो हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज लवण जो होते हैं स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी कोशिकाओं वगैरह में, सेल्स में हमारे घूमते रहते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं तो ये जैसे कि सोडियम क्लोरीन हो गया, सोडियम प्लस क्लोरीन मिल गया तो क्या हो गया क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया। ऐसे ही सोडियम के साथ फॉस्फोरस मिल गया तो क्या हो गया सोडियम फॉस्फेट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इन्होंने योग कर लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यौगिक के रूप में है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों खनिज ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, जो हमने बताया सोडियम क्लोरीन से मिला तो सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोरीन से मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब खनिज हैं। खनिज तो आप ये कह सकते हो जब 2 या 2 से अधिक जो खनिज लवण होते हैं आपस में ही मिल जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, यौगिक रूप में कहेंगे। और कार्बनिक का मतलब आप सभी जानते हो, खनिज लवण हमारे अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक का मतलब हो गया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा और वृद्धि का काम करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हीम क्या है, एक हीम खनिज है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, और हीम क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ मतलब खनिज हो गया। तो ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या, कार्बनिक के साथ इन्होंने योग किया। ठीक है, जैसे कि अदर जाति में शादी कर लेना। ठीक है ना, ओके। ऐसे समझ जाओ कि खनिज लवण ने क्या करा, दूसरी जाति में विवाह कर लिया तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपसे प्रकार पूछा गया है तो ये डी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है 38, खनिज लवण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो खनिज लवण अभी हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, मेजर, ट्रेस और अन्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 39, यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव होते समय निम्न में से कौन सा खनिज तत्व भी जमा होता है? यकृत में जब ग्लाइकोजन का जमाव होता है तो उस समय एक तत्व और उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं, या निम्न में से कोई नहीं, तो ये होता है पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम भी आपके ग्लाइकोजन के जमाव के समय क्या होता है, पोटेशियम भी जमता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 40, यकृत में लौह लवण संग्रह आमतौर पर होता है परंतु डैश की स्थिति में लोहे का असामान्य जमाव देखा जाता है। मतलब जो यकृत में लौह लवण होते हैं, जो हमारे लौह होते हैं, आयरन होता है, वो हमारे यकृत में आमतौर पर हम सभी जानते हैं स्टोर होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही होता है स्टोर। ठीक है, लेकिन डैश की स्थिति में क्या होता है, लोहे का असामान्य मतलब सामान्य से ज़्यादा जमाव देखा जाता है। क्या सिरोसिस होने पर, होमोसाइडोरोसिस होने पर, हीमोक्रोमेटोसिस होने पर, या फिर उपर्युक्त सभी होने पर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये उपर्युक्त सभी, और ये सभी यकृत की कहीं ना कहीं क्षति या बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी यकृत जो है अगर आप पढ़ोगे तो बहुत डीप चला जाएगा और वो शायद हमारे पेपर का सिलेबस भी ना रहे, क्योंकि ये फिर नेट लेवल का हो जाएगा, इसलिए हमने बहुत अंदर नहीं घुसे हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें सिरोसिस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने सोचा जब ये सारी ही समस्याएं एक ही चीज़ से हो रही तो इन तीनों ऑप्शन को ऐड कर दो। ठीक है, इसलिए ये होमोसाइडोरिस, हीमोक्रोमेटोसिस, सिरोसिस, ये सभी क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, लौह लवण के अत्यधिक जमाव से होता है। कहाँ पर, यकृत में। ठीक है,
क्वेश्चन है यहाँ पर 41, यकृत का बायां भाग दाएं भाग की अपेक्षा कितने गुना हल्का होता है। ठीक है, आप सभी भी जानते हो यकृत जो होता है, यकृत में दो भाग होते हैं, बायां भाग और दाएं भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, बायां भाग दाएं भाग की अपेक्षा कितने गुना हल्का होता है, क्योंकि बायां भाग छोटा होता है और दायां भाग थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये पूछा है कि कितना गुना हल्का होगा, क्योंकि बायां भाग छोटा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, तो आंसर होगा डी ऑप्शन 5 गुना सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा 5 गुना। यकृत अगर पूछा जाए कैसे रंग का होता है, तो चॉकलेटी कलर का जो होता है। ठीक है, चॉकलेटी, या फिर हम कह सकते हैं भूरा लाल। ठीक है, भूरा लाल चॉकलेटी, ये सारे कलर का जो होता है यकृत हमारा होता है। और ये बना किसका होता है, तो ये ग्लीसेंस कैप्सूल का बना होता है। ठीक है, कुछ पिंडक्स का बना होता है, जिसे इंग्लिश में लैब्यूल्स कहते हैं। और जो ये पिंडक होते हैं, जो लैब्यूल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम ग्लीसेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ग्लीसेंस कैप्सूल। तो कौन सा कैप्सूल होता है, ये ग्लीसेंस कैप्सूल। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कैप्सूल वाला, तो कौन सा कैप्सूल होता है, ग्लीसेंस कैप्सूल से यकृत जो होता है बना हुआ होता है। ठीक है ना, और ये ग्लीसेंस कैप्सूल होते क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती, कुछ सेल होती हैं, और इसी कोशिकाओं में क्या होता है, आपके जो पित्त कोशिकाएं फैली हुई होती, पित्त कोशिकाएं होती है ना, वो फैली हुई इसी में होती हैं। क्योंकि पित्त कोशिकाएं जो पित्त रस जो होता है, जिसे हम जो वसा के पाचन में योगदान देता है, वो कहीं ना कहीं यकृत से निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन है 42, मोनोसेक्राइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया दौरान ग्लूकोज में बदलता है। मतलब जो मैंने पीछे बोला, ध्यान रखिएगा, यकृत में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है और निकलता जाता कहाँ, पित्त की थैली में, जो कि यकृत के ठीक पीछे ही सेट होती है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड भी यहाँ पर 42 क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदलता है यकृत, छोटी आंत, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये काम करता है यकृत। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, जब आपका जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 43, यकृत किस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल अमोनिया में विघटित कर देता है। क्या पेरिफेरल द्वारा, डीएमिनेशन द्वारा, ए और बी दोनों, यहाँ पर डी है केवल बी, तो हम लोग बहुत स्पीड में करेंगे, बी ऑप्शन सही होगा, डीएमिनेशन द्वारा। जो यकृत होता है पायरुविक अम्लों को अमोनिया में विघटित करता है, बी ऑप्शन डीएमिनेशन द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पर 44, हेपेटाइटिस ई के कारण गर्भवती स्त्रियों में मृत्यु के दर में कितना प्रतिशत वृद्धि आंकी गई है। हेपेटाइटिस ई के कारण जो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो कितना प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 50 है, तो ये 20% महिलाएं हैं। ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस ई के कारण मृत्यु का शिकार हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 45, यकृत निम्नलिखित में से किस विटामिन का संग्रह कक्ष है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन ए का संग्रह कक्ष कहलाता है, ध्यान रखिएगा, स्टोरेज रूम। विटामिन ए का स्टोरेज रूम कौन है, यकृत है। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखो, जो भी वसा में घुलनशील है विटामिन, वो सब स्टोर होंगे, सबका संश्लेषण भी करता है यकृत, लेकिन जिसका ज़्यादा जमाव होता है, जैसे विटामिन ए का ज़्यादा जमाव होता है, ठीक है, तो इसलिए उसका कक्ष कह दिया। क्वेश्चन है 46, पित्त थैली के मुख्यतः निम्न में से कौन से रोग हैं। तीव्र शोथ, चिरकारी शोथ, पित्त थैली में पथरी, उपर्युक्त सभी। तो पित्त थैली के ये तीनों रोग होते हैं, तीनों को याद कर लो, यहीं पर ही रट लो इन्हें। तीव्र शोथ, ठीक है, चिरकालिक जो आपके क्रोनिक होते हैं, और जो तीव्र शोथ होते हैं, ठीक है, एक्यूट वाले, और सी होते हैं पित्त थैली के की जो पथरी होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, दोनों की कमी से, केवल भी। तो बिल्कुल एनीमिया जो होता है वो इन दोनों की कमी से होता है, आरबीसी की कमी से भी होता है, आरबीसी के आकार में परिवर्तन से भी होता है, आरबीसी के बहुत ज़्यादा टूटने से भी होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से भी होता है। ठीक है, हीम मतलब पिगमेंट तत्व, और जो प्रोटीन होती है ग्लोबिन, इनकी कमी से भी होता है। क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से वजन बढ़ाए जाने वाले रेशम का उदाहरण कौन सा है। अच्छा, आप लोगों का एक कमेंट आया था कल, तो ये देखो, इसमें कुछ कपड़े आपको रेशम के जानने को मिलेंगे कि रेशम के कौन कौन से कपड़े होते हैं। तो निम्नलिखित में से वजन बढ़ाए जाने वाले रेशम का उदाहरण है जॉर्जेट, वॉयल, टफेटा और ट्रॉम। तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जॉर्जेट, वॉयल, टफेटा या ट्रॉम। तो वजन बढ़ाए जाने वाले रेशम का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो वजन बढ़ाया हुआ जो होता है वो टफेटा होता है। ठीक है,
क्योंकि ये सारे कपड़े किसके हैं, रेशम के हैं, जॉर्जेट भी, बॉयल भी, ट्रॉम भी और टफेटा भी। लेकिन आप जानते हो वेटिंग जो प्रोसेस होता है उसकी चर्चा की जा रही है, तो वजन बढ़ाए हुए वाला जो रेशम है वो कौन सा हो गया, टफेटा हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हालांकि इन पर सब पर चर्चा करने वाले थे, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट, लेकिन चलो अब समय नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन है 49। सामान्यतः 3 से 8 रेशम के फिलामेंट को आपस में एक ही दिशा में बटाई करते हैं, जिसे कहते हैं दोहरा धागा, इकहरा धागा, तिहरा धागा या फिर बटा हुआ धागा। तो 3 से 8 रेशम के जो फिलामेंट होते हैं उन्हें एक ही दिशा में जब बटाई करते हैं, ये सारे किताब के क्वेश्चन है, तो उसे हम इकहरा धागा कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी रेशम की क्लास से ही, रेशम के टॉपिक से ही प्रश्न है। क्वेश्चन है यहाँ पर 50। रेशम को आकार और चमक प्रदान करने हेतु, ये सारे जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको करा रही हूँ, आपने जब भी रेशम की क्लास मेरी देखी होगी तो उसी में नोट कर लेना, हो सकता है हमने इतना डीपली उस पर ये चीज़ें ना कराई हूँ। ठीक है, रेशम को आकार और चमक प्रदान करने हेतु कौन सी परिचर्या की जाती है, कैलेंडरिंग, सीरिंग, सीजिंग या फिर नक्काशी करना। तो जब हम चमक प्रदान और आकार की भी, रेशम के आकार को मतलब प्रदान करना हो, आकार भी बनाना है रेशम का और चमक भी देनी, दोनों काम करने हैं तो हम करते हैं सीरिंग। ठीक है, दोनों काम करने हो तो हम सीरिंग प्रोसेस को करते हैं। बकाया कैलेंडरिंग हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं चमक प्रदान करती है ना। सीजिंग भी कहीं ना कहीं रुएं वगैरह काट के जो होता है की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका नक्काशी, जिसे हम एम्बोसिंग कहते हैं, जिससे नक्काशी करना, ओके, लेकिन होती ये सारी परिचर्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर आकार और चमक की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही होगा, सीरिंग प्रोसेस सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 51। जंगली रेशम का वस्त्र डैश मजबूत व टिकाऊ होता है, सतह मोटी व अनियमित होती है, सस्ते व धुलाई में आसान होते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो जंगली रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो मजबूत व टिकाऊ होते हैं, बिल्कुल सही है। सतह ही मोटी व अनियमित होती है, ये भी सही है। सस्ते भी होते हैं और धुलाई में ये आसान भी होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा केयर इतनी आवश्यक नहीं होती है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि जंगली रेशम की बात हो रही है, जंगली रेशम की बात हो रही है। क्वेश्चन है यहाँ पर उत्पादित होता तो भाई मेहनत लगती है उसमें, वो महंगा भी पड़ता है आपके लिए और है ना, और नाजुक भी होता है। क्वेश्चन है 52। राजा, सतंग, टसाह, पौंजी जैसे विशिष्ट वस्त्र जो है टसर रेशम के वस्त्र हैं, मूंगा रेशम के वस्त्र हैं, जंगली रेशम के वस्त्र हैं, अरंडी रेशम के वस्त्र हैं। तो आप जानते हो रेशम दो तरीके से हमें प्राप्त होता है, एक होता है जंगली रेशम, ठीक है, जंगली रेशम होता है, ठीक है, और एक होता है उत्पादित, जो कि हम लोग मतलब सेरीकल्चर विधि से करते हैं। ओके, जो जंगली रेशम होता है, जो आपका जंगली वाला रेशम होता है, उसमें आपके टसर रेशम, मूंगा रेशम, अरंडी रेशम ये सभी आ जाते हैं, और ये इनसे बने हुए कपड़े आपके क्या कहलाते हैं, वो राजा, शतंग, टसाह, पौंची जैसे वस्त्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, जंगली रेशम, ओके, बी सी ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि ये सारे इसी में आ जाएंगे आपके, है ना, मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी सिल्क, ये सब किसमें आ जाएगा, जंगली में ही आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन। तो ये कपड़े रेशम के आप नोट कर लेना, हमने जो जो आपको बताए हैं, ठीक है, सारे कपड़े अभी नोट करते चलना। क्वेश्चन है यहाँ पर 53। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बाने के धागे के रूप में ही किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा कपड़ा है, रेशम का है ये भी, जिसका प्रयोग सिर्फ बाने के धागे के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। वॉयल है, ट्रॉम है, जॉर्जेट है, ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पर जो है ट्रॉम है, ट्रॉम जो है, ट्रॉम क्या किया जाता है, ये क्या होता है, इसका प्रयोग बाने के धागे के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, बाने के धागे के रूप में। और जो ऑर्गेनाइज होता है इसका प्रयोग ताने के धागे के रूप में किया जाता है। ये सारे रेशम के वस्त्र हैं, ठीक है, रेशम के कपड़े हैं। जॉर्जेट और वॉयल भी हैं, इनकी भी विशेषता जानेंगे, तो उसके लिए समय दीजिए कल या परसों वाली क्लास में। क्वेश्चन है 54, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। रेशम के तंतुओं में कौन सी, अभी हमने 50 प्रश्न ही पूरे किए हैं, अभी 125 प्रश्न हैं। रेशम के तंतुओं में कौन सी श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो समूह, कार्बोक्सिल समूह या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर श्रृंखला पूछी जा रही है आपसे, तो श्रृंखला जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है, CHON होती है। बकाया एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 55। रेशम के तंतु की विशेषता नहीं है, अनुप्रस्थ काट अनियमित व त्रिभुजाकार होती है, अनुदैर्घ्य काट बेलनाकार होती है, अनुदैर्घ्य काट गोलाकार होती है, जो धारियाँ होती हैं वो सेरेसिन की होती हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो रेशम के तंतु की नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही, अनुप्रस्थ काट जो होता है वो अनियमित आकार की और त्रिभुजाकार होती है। अनुदैर्घ्य काट जो होती है वो बेलनाकार होती है, लेकिन अनुदैर्घ्य काट कभी भी गोलाकार नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकाया जो रेशम में आप देखते हो धारियाँ सी दिखती हैं, वो गोंद जो होता है सेरेसिन उसके कारण होती है। प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिन होती है, हम सभी जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 56। रेशम में अनुपस्थित होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गंधक, सारा कुछ पाया जाता है, पर गंधक जो सल्फर है ये अनुपस्थित होता है रेशम
में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन रेशा है तो सारी क्वालिटी ऊन की तरह होती हैं, लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन है 57, कच्चे रेशम का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? 1.33, 1.25, 1.30, 1.37। तो जिस पर क्या होता है, पूरी तरह से गोंद नहीं हटा होता है ना, उसे हम कच्चे रेशम कहते हैं, ठीक है। तो कच्चे रेशम का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.33, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा रेशम जो है अच्छे से प्रक्रियाएं हो गई हैं, सारा बिल्कुल कपड़े के निर्माण के लिए अगर तैयार है, तो उस जो रेशम होता है, वो वाला रेशम होता है, उसका 1.25 होता है, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ओके। कच्चे रेशम का 58 है, रेशम के तंतु का डायमीटर होता है 7 से 8 माइक्रोन, 9 से 10 माइक्रोन, 9 से 11 माइक्रोन या फिर 12 से 20 माइक्रोन। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? रेशम के तंतु के डायमीटर की बात की गई है, जो कि होता है 9 से 11 माइक्रोन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 59, निम्नलिखित में से मजबूत रेशा है नायलॉन, रेशम, कपास या लीलन। अगर यहाँ पर प्रश्न जो होता है नायलॉन ऑप्शन में ना होता तो हम कहते हैं रेशम मजबूत रेशा है, बिकॉज यहाँ पर नायलॉन ऑप्शन में दिया है और ये भी पूछा नहीं गया है कि प्रकृति या मतलब ओवरऑल ही आंसर पूछा गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें इतना बताना था कि नायलॉन से पहले जो था, जब तक नायलॉन विकसित नहीं हुआ था, तो सबसे मजबूत रेशा रेशम को माना जाता था, ठीक है। अब नायलॉन हो गया, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 60, रेशम का तंतु अपने मूल वजन का कितने प्रतिशत आर्द्रता को अवशोषित कर सकता है? 10%, 11%, 12% या फिर 13%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर सही होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11% जो है आर्द्रता को ही अवशोषित कर सकता है। रेशम का तंतु अपने जो मूल वजन है उसके कितना प्रतिशत आर्द्रता को अवशोषित कर सकता है? बी ऑप्शन 11%, ठीक है ना, मूल वजन के। क्वेश्चन है 61, तभी हम इसको कई मतलब गर्मियों में भी ऐसा नहीं कि हम जैसे वूलन हम बिल्कुल नहीं पहन सकते गर्मियों में, लेकिन हम ऊन को पहन लेते हैं गर्मियों में, वो सॉरी रेशम को पहन लेते हैं, क्योंकि पसीने को, पानी को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि इसमें क्षमता होती है थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की। क्वेश्चन है 61, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं, आवृत्ति बंटन के, आवृत्ति सारणी के, द्विपदीय बंटन के या वर्गांक के। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है आवृत्ति बंटन के। हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज किसके साधन है? आवृत्ति बंटन के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 62, वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार कितना होता है? ये आपका PYQ है, 5 मिमी, मतलब 16 मिमी, 8 मिमी या 30 मिमी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा। वाणिज्यिक जो सिनेमाघर होते हैं उनमें फिल्म प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त जो फिल्म का आकार होता है वो 5 मिमी होता है। क्वेश्चन है 63, पर्यवेक्षक का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय या सामान्यता समान अंतरालों पर लिया जाता है, यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, जो एक विशिष्ट समय या फिर कुछ समय के अंतराल पर लिया जाता है, मतलब अंतर करके लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण या फिर माध्य। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अंतरालों पे, मतलब समय श्रृंखला की बात हो रही है। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। लास्ट में कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर जो आपके NCERT या फिर हम कह सकते हैं 12th क्लास की क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम बताना है, प्रिंसिपल ऑफ स्टडीज, सोशियोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी डिक्शनरी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनक कौन है सोशियोलॉजी के? अगस्त कॉम्टे हैं, है ना। क्वेश्चन है 65, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आवास समस्या या फिर यौन उत्पीड़न समस्या। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये सारे प्रश्न आपको सही होने चाहिए। बालिकाओं की किस समस्या का? यौन उत्पीड़न समस्या का पूर्णतः हल निकलना चाहिए। क्वेश्चन है 66, व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियाँ और योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक योग्यताएं एवं बोलने की अच्छी क्षमता, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्तित्व जो होता है ये सभी का क्या होता है? एक संगठित रूप होता है, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन है 67, समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रिया का, उपर्युक्त सभी का। तो हम समाजशास्त्र में, और ये समाजशास्त्र के प्रश्न नहीं है, यह होम साइंस में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जो परिवार है आपसे, ये विवाह है, ये सारे जो टॉपिक पूछे जाते हैं ना, ये हमारे होम साइंस से ज़्यादा ये सोशियोलॉजी से उठाए गए टॉपिक हैं, ठीक है, विवाह वगैरह, ओके। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन है 68, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? गिडिंग्स का है, तुर्खीम का है, बीबर का है या सीमेल का है? तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है?
PYQ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दुर्खीम का ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ओके, ये सारी आपकी सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं उनसे हैं प्रश्न। क्वेश्चन है 69, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया? प्रोफेसर WI टॉमस द्वारा, प्रोफेसर एडली द्वारा, प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा, डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो भारतीय सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? ये है प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कॉट के द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 70, देखो ये पेपर आप अगर 100 भी क्वेश्चन सही कर जाते हो, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लास्ट के PYQ हैं, जो कि कई बार क्या होता है हम लोग स्टार्टिंग के सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में रह जाते हैं, वो हैं। तो हो सकता है दिए हों, आपने सॉल्व किए भी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि बीच कुछ में मतलब किए हों फिर भूल गए हो, लंबा समय हो गया, ठीक है। या फिर जो हमने प्रश्न बनाए हुए पूछे बुक के, वो भी थोड़े डीपली प्रश्न थे, ठीक है। तो अगर इनमें आप 100 से 105 भी कर जाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये तो समझिएगा। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक क्या है? अज्ञानता है, सामाजिक मान्यता है, निर्धनता है, या निम्न में से सभी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 71, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया मई 1972 से, मई 1974 से, मई 1976 से, या फिर मई 1985 से? तो ये जो विसंक्रमीकरण जो कार्यक्रम था, ये मई 1974 में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरुआत की थी। कब स्थापना हुई इसकी? 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई। अच्छा, 1948 से पहले 1945 में जब WHO की अनुशंसा की गई थी, तो कौन से 2 देश थे? तो रूस थे, और रूस की ने की थी, और किसने की थी? आपके चीन देश ने की थी। इन 2 देशों का हाथ था, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 72, फ्रांस के ऑटोइथ नामक स्थान में दीर्घकालिक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? ये प्रश्न सभी का सही होगा। उथले कुएं, ऑर्टिजन कुएं, गहरे कुएं, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑर्टिजन कुएं जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्योंकि ऑर्थोइथ वहाँ के शहर का नाम था और यहीं पर ये कुएं बनाए गए, इसीलिए इसको ऑटोइथ नहीं ऑर्टिजन, हाँ ऑटोइथ उसी को के नाम पर ये ऑर्टिजन नाम दे दिया गया, मतलब ये फ्रेंच में बनाया गया था। ये ऑर्टिजन जगह थी, ठीक है ना, और ऑटोइथ नामक स्थान था। ओके, हाँ, मतलब ऑर्टिजन नाम इसलिए दिया गया था कि वहाँ के जहाँ पर ये खोजे गए थे, मतलब फ्रांस में, वहाँ की जगह पर का नाम ऑर्टिजन था। क्वेश्चन है 73, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, ये काम तो सरकार हर बात पे हर काम में अच्छा करती है। प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी काम सरकार बहुत अच्छे से करती है, ठीक है ना। बोर्ड लगवाना, प्रदर्शनियाँ लगवाना, भाषण देना, भले ही जमीनी स्तर पे कुछ ना करे पर ये बहुत करती है। क्वेश्चन है 74, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या है? विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, या उपयुक्त सभी? तो मानव विकास की प्रक्रिया में ये सारे संप्रत्यय शामिल होते हैं। विकास का अर्थ भी हम पढ़ते हैं, परिभाषाएं भी देखते हैं, विकास की विशेषताओं को भी जानते हैं, और उनकी विकास और जो वृद्धि होती है उसका अंतर भी समझते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 75, यहाँ पर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 100 मीटर, 100 डेंसीमीटर, या फिर 100 मिमी। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर 1 किलोमीटर में तो हमने बता दिया क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने डेंसीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 10,000 डेंसीमीटर, ठीक है, 10,000 डेंसीमीटर होते हैं। ओके, 10,000 डेंसीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। नाक से रक्तस्राव होने पर डैश, घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर सिर्फ पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुंघा देनी चाहिए, या जूता सुंघाना चाहिए? तो प्याज का सुंघाना तो सुना है, जूता कौन सुंघाता है भाई? कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए जब भी नक्सीर या फिर नाक से रक्त का स्राव होता है। क्वेश्चन है, मतलब बी ऑप्शन सही था। 77, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार देंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, व्यक्ति को पूरी तरह कंबल से लपेट देंगे, ठीक है, जिससे आग बुझ जाए आसानी से। बी ऑप्शन सही होगा। पानी तो कभी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति चटक जाता है आग से। क्वेश्चन है 78, सबसे खतरनाक विष इनमें से कौन सा होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाले विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव
प्रभाव डालने वाले विष तो सबसे ज़्यादा ये होते हैं, ठीक है। ये विष ऐसे होते हैं, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं मतलब या तो मौत की कगार पर ले जाते हैं, या फिर जब आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र ही खराब हो जाएंगे तो आपके जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आहार नाल में जो जलन पैदा करने वाले हैं, ये ऐसा है कि दिक्कत बहुत होती है, वे दर्द बहुत होगा, जलन होगा, ठीक है। लेकिन एक समय अगर आप सही हो गए, बच गए, तो फिर आप बच गए, बाद में सही हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल खतरनाक है। क्वेश्चन है 79, अगर टॉन्सिल होने पर उपयोगी है नमक के गरारे, चीनी खाना, लौंग चूसना, ये सब घोल कर पीना। तो यहाँ पर चीनी कब खाते हैं? जब शुगर का लेवल क्या होता है, लो हो जाए। जब शुगर लो हो जाए तब चीनी के दाने कहते हैं मुंह में डाल दो, है ना। या फिर लौंग कब चूसते हैं? जब दांतों संबंधी कोई दिक्कत हो या फिर गले में खराश वगैरह हो तब चूसते हैं, है ना। दांतों में लौंग काफ़ी फ़ायदा करती है। ईसबगोल जब कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम हो तब हम खाते हैं, घोलते हैं पानी में, दूध में। या यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। जब टॉन्सिल होते हैं तो हम नमक के गरारे करते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 80, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या तीनों का तेल। तो अभी हमने बताया दांत के दर्द में लौंग फ़ायदा करती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 81, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियाँ जो है सिकुड़ जाती, पुतलियाँ मतलब आंखों की पुतली, सिकुड़ जाना और फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। भाई चिल्लाएगा तो है दर्द होगा, लेकिन यहाँ पर पुतलियाँ अगर सिकुड़ रही हैं किसी की या फैल रही हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कोई ना कोई जहर या विष खा रखा है। क्वेश्चन है 82, कृमि होने पर डैश के बीज दिए जाते हैं? सीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, धतूरे के बीज। एक जगह एक प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, इसमें आंसर था धतूरे के बीज। भाई धतूरा जहर होता है, अगर आम आदमी ने खा लिया, शंकर जी इसको पचा सकते हैं, तो कहते हैं जहर होता, मर जाते हैं लोग, है ना। तो भाई उसके बीज कृमि होने पर हम क्यों देंगे? यहाँ पर आंसर होगा बी, सी ऑप्शन। पपीते के बीज जो होते हैं कृमि होने पर पेट में दिए जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 83, पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, ये सुंदर दिखाई देती, ये चुभती नहीं है और आसानी से खोला जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये चुभती भी नहीं है और आसानी से आप इसे खोल भी सकते हो, ठीक है। रीफ गांठ का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं। क्वेश्चन है 84, सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए, फिर उपयुक्त तो सभी के लिए। तो हम भाई घाव पर बेवजह जो है दबाव क्यों डालेंगे, है ना। घाव जो हो गया है उससे तो अब आप नहीं रोक सकते, है ना। मतलब हाँ, केयर के लिए जरूर प्रयोग की जाती है, मक्खियों से बचाव के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है वो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है सही होगा, सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। क्वेश्चन है 85, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेमी होती है, 10 सेमी होती है, 5 सेमी होती है, 6 सेमी। तो कोहनी एवं घुटने की जो पट्टी की चौड़ाई होती है वो होती है 7 सेमी। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 86, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है नुकीली पट्टियाँ, लंबी पट्टियाँ, गर्म सेंक वाली पट्टियाँ, या इनमें से कोई नहीं। बाहरी रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय आप किस पट्टी का यहाँ पर प्रयोग करोगे, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर हम लंबी पट्टियों का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लंबी पट्टियों का प्रयोग करेंगे, ओके। गर्म सेंक की पट्टियाँ, जैसे कहीं पर सूजन वगैरह होती है तो हम लोग करते हैं गर्म सेंक, है ना। दर्द वर्द में भी गर्म सेंक करते हैं, पेट में दर्द होता है, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 87, सिर पर पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 पट्टी, 2 पट्टियाँ, 3 पट्टियाँ, 4 पट्टियाँ। ये तो रट गया होगा प्रश्न। 2 पट्टियाँ, सिर पर पट्टी बांधने के लिए कम से कम 2 लंबी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन है 88, परिचारिका को होना चाहिए कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसे कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कठोर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोमल भी नहीं होना चाहिए कि अगर रोगी रोया तो वो बेहोश होकर गिर गई। क्वेश्चन है 89, गृह परिचारिका का कार्य है रोगी को स्नान कराना, रोगी उठकर और परिचारिका की सेवा में लग जाएगा फिर तो। क्वेश्चन है 89, पता चले एक बार मैं एक डॉक्टर के यहाँ गई थी, छोटी सी स्टोरी सुन लीजिएगा। तो 2 हस्बैंड वाइफ आए थे, मुझे भी उस समय दिक्कत थी, मैं भी एडमिट ही थी। तो मतलब नॉर्मल था, पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी बेटी के होने की जस्ट बाद की बात है। तो पेट मुझे कुछ भी सूट नहीं करता था, तो मैं एडमिट, मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था। वहाँ पर एक पेशेंट आए, तो वो आए तो अपनी वाइफ को दिखाने को थे, पर उनकी कंडीशन वहाँ बैठे बैठे इतनी ख़राब हो गई कि वाइफ तो एक कोने में बैठ गई, उन्हें एडमिट करना पड़ गया, ठीक है। तो उनको भी ग्लूकोज लगाया गया था। उस समय ये चीज़ चल भी बहुत रही थी, डायरिया वायरिया वाली समस्या, तो उनको भी वही दिक्कत हो रही थी, पर उन्होंने घर पे बताया नहीं था। पता चला बीवी तो तब भी सही बैठी थी, वो वहीं पर बेहोश, आँखें बंद हो रही थी, उनके चक्कर आ रहे थे। जब पूछा गया तब उन्होंने बताया। तो ये वाली कंडीशन हो गई कि जो मतलब मरीज था वो तो स्वस्थ हो गया, जो नॉर्मल आया था वो पेशेंट बन गया। तो गृह परिचारिका को अगर कुछ हो गया तो मरीज जो है फिर उसी की सेवा में लग जाएगा, नहीं लगेगा? सोचने वाली बात है। गृह परिचारिका का कार्य क्या है? रोगी को स्नान कराना,
रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपर्युक्त सभी। आज क्लास छोड़कर मत चले जाना कि मैडम भी फालतू की बातें करने लगी, अरे मन में आ गया तो बोल दिया। बहुत थकान हो जाती है मुझे इस समय, तो होली का त्यौहार है, तबीयत भी ऐसी चल रही है उतार चढ़ाव में, और अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। क्वेश्चन है 90, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, या फिर किसी का भी नहीं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अपने स्वास्थ्य का परिचारिका को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मतलब रोगी का तो रखना है, उसके बाद अपने स्वास्थ्य का भी। मान लो कोई संक्रामक रोग रोगी को या फिर उसे भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 91, बेड क्रेडल, यहाँ पर बेंट क्रेडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, शैया घाव के वाले रोगी के बिस्तर के लिए। जो यहाँ पर प्रश्न है बेड क्रेडल का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो ये हड्डी तथा जले हुए रोगी को मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हड्डी की टूट में तो है ही, लेकिन जले हुए रोगी के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है बेड क्रेडल का, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 92, सैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का, रिंग कुशन का, बर्फ की थैली का? तो ये रिंग कुशन जो है आपके शैया घाव के, जो शैया घाव होते हैं ना, मतलब बेड सोल्स हो जाते हैं, तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ की थैली हम ज़्यादातर जो कहते हैं ना, वैसी चोट होती है, गुम चोट होती है जहाँ पर रक्त जम जाता है, तो वहाँ पर हम बर्फ ठंडे पानी की सिकाई करते हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमने जो प्रश्न था उसके हिसाब से सी ऑप्शन सही था, रिंग कुशन, सैया घाव में रिंग कुशन। क्वेश्चन है 93, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है बेड क्रेडल का, फ्रैक्चर बेड का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम पैर की हड्डी, सिर्फ यहाँ पर पैर की हड्डी की बात हो रही टूटने की, तो ये फ्रैक्चर बोर्ड होगा, फ्रैक्चर बेड या फ्रैक्चर बोर्ड, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 94, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण है, मूल्यांकन है, संगठन है, इनमें से कोई नहीं? तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है आयोजन। आयोजन नहीं मिलता है तो हम नियोजन को ढूंढते हैं, नियोजन भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। प्रबंध प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण माने जाते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। वैसे 4 हैं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आयोजन, मतलब ये ऑप्शन, सॉरी, जो प्रथम चरण है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी नहीं। क्वेश्चन है 95, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, आयोजन, लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्थल, मूल्य, लक्ष्य स्तर, लक्ष्य और मूल्यांकन। तो यहाँ पर मूल्य और लक्ष्य और स्तर जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ रूप से ये क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मूल्य होते हैं वो आत्मगत होते हैं, है ना, अंतर्निहित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट नहीं होते। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, कुछ हद तक ये स्पष्ट होते हैं, काफ़ी हद तक होते हैं हम कह सकते हैं, और स्तर क्या होते हैं? तुलना के आधार होते हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 96, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्ग का टुकड़ों को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। मान लो इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, फिर आपने इस तरीके से यहाँ से कट मार दिया है, ठीक है ना, तो ये वाली पट्टी आपसे पूछी जा रही है। आप ऐसी पट्टियाँ, हमने जैसे हमारी मदर इन लॉ जो बहुत बीमार थी, तो उनको अभी बेड सोल हो गए थे, तो हम इस तरीके की पट्टी का प्रयोग करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके बेड सोल की पट्टी करवाते थे डॉक्टर से। तो हमें भी कई बार डॉक्टर नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो महीनों रही थी घर पर, उस कंडीशन में कई बार डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, तो हम ही पट्टी करते थे, फिर चेंज करते थे, पट्टी चेंज करनी ज़रूरी होती थी, तो ये इस तरीके से काटते थे उसको। तो त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक मतलब या तो मोड़ लेते थे, हम तो काटते नहीं थे, हम तो ऐसे करके मोड़ देते थे। तो त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये होती किसकी? लीलन के चौड़े वर्ग का टुकड़ों का मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच, या फिर 40 से 50 इंच। तो ये 36 से 40 इंच की होती है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 97, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये किसने कहा है? जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जो व्यक्ति का जो विकास का अध्ययन है गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ट्रेवर का है, आइसोनिक का है, क्रो और क्रो का है, ईवी हलॉक का है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ये क्रो एवं क्रो का है, ठीक है। क्वेश्चन 98, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? 1945, 1955, 1960, 1965। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य बना? तो वो था 1960, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1960 में बना था। क्वेश्चन है यहाँ पर 99, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू कला, या फिर घरेलू
सॉरी गृह कला, तो इसे घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स मतलब घरेलू अर्थशास्त्र कहा जाता था। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निपसीड की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1978 में, 3 मई 1975, 5 मई 1978 या फिर 8 मार्च 1945। तो ये हुई थी 3 मई 1975 को निपसीड की स्थापना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 101, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होने चाहिए साधन, धन, प्रतिष्ठा या बचत। तो वो होने चाहिए साधन। ठीक है, साधन होने चाहिए। लोगों के पास काफ़ी धन था जब कोविड हुआ था, कोरोना, और सबका धन घर पे ही रखा रह गया, जिसे जाना था वो चला गया। ठीक है, तो साधन होने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है यहाँ पर 102, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई? यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी और ये सभी। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी ऐसी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, उसकी ऐसी कौन सी संस्था है जो सिर्फ बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने के लिए तथा उनके कल्याण के लिए बनाई गई? वो है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। ओके, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किससे, कस्बों वगैरह से संबंधित है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 103, भारतीय परिवारों की विशेषता है संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंधी या इनमें से सभी। तो जो भारतीय परिवार होते हैं वो रक्त संबंधी भी होते हैं, पितृसत्तात्मक भी है यहाँ पर, और संयुक्त भी होते हैं। क्वेश्चन है 104, बाल विवाह एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कानूनी समस्या? तो ये क्या है? सामाजिक समस्या है। ठीक है, कैसी सामाजिक समस्या है? क्वेश्चन है 105, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली, संस्कारों एवं आदर्शों को प्राथमिकता या उपरोक्त तो सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। जो पारंपरिक हमारे भारतीय परिवार हैं उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली भी पाई जाती है, पितृसत्तात्मक भी होते हैं, और संस्कार और आदर्श यहाँ पर क्या होते हैं? ये इनके मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं और चरम पर होते हैं। क्वेश्चन है 106, बाल विवाह समाप्त होने का उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाए, दहेज पर प्रतिबंध कानून द्वारा लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हों लोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगर आप बाल विवाह समाप्त करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार, दहेज का प्रतिबंध हो, दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी, सही निर्णय लेने में सक्षम हो लोग। ठीक है, क्वेश्चन है 107, नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है? 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक? अगर बच्चा नाखून काटता है और अंगूठा चूसता है तो आप उसे 3 वर्ष तक निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये समस्या जो है फिर गंभीर बन जाएगी। और इसके अंगूठे चूसने वगैरह से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। अंगूठा जो है कमज़ोर हो जाता है बच्चे, उससे फिर पेन पे कॉपी जो पेन है वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, एक समय बाद ध्यान रखना। क्वेश्चन है 108, छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक कौन सा है? वार्तालाप करना, सोच मतलब सोचना समझना, एकाकीपन या दयालुता? तो अगर बच्चे को एकाकीपन महसूस होगा या उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा तो उनमें डर बढ़ेगा। ठीक है, बकाया आप मतलब उनसे सोच विचार तर्क वितर्क कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उन्हें दयालुता दिखा रहे हो, तो इससे कोई भी मतलब गलत चीज़ नहीं होगी। क्वेश्चन है 109, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है? जैविक, अहमान, मनोसामाजिक या संवेदी? तो ये प्रेम और स्नेह की बात हो रही है तो ये मनोसामाजिक आवश्यकता होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 110, बालक को पहले ढालने वाला कौन है? मतलब मोल्डर की बात की जा रही, कौन है सबसे पहले कौन बच्चे को ढालता है? सोशल मीडिया, जल, परिवार, ठीक है, या रेत? सोशल मीडिया, जल। अच्छा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि भाई मोल्डर की बात हो रही है ना, सबसे पहले परिवार होता है। ठीक है ना। ओके, परिवार जो है बच्चों को सबसे पहले ढालने की कोशिश करता है। परिवार से बच्चा समुदाय में जाता है, अपने आसपास में जाता है, उसके बाद स्कूल जाता है। तो ये सभी मोल्डर हैं, लेकिन प्रमुख कौन है? परिवार है। ठीक है ना। क्वेश्चन है 111, प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान क्या है? प्रीपार्टम है, पोस्टपार्टम है, प्रसव है, परिपक्वता है? तो ये पोस्टपार्टम है। पोस्टपार्टम मतलब बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है ना, प्रसव के बाद की अवधि जो होती है तो उसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं, बी ऑप्शन। उससे पहले की प्रीपार्टम। क्वेश्चन है 112, आरंभिक बाल्यकाल होगा यहाँ पर डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है? जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन, परिपक्वतापूर्ण। तो आरंभिक बाल्यकाल जो होता है गैंग पूर्व भी कहलाता है, जो कि देखो हमारा जो होता है बाल्यावस्था होता है 2 से 12 वर्ष होता है ना, तो 2 से 6 वर्ष जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो गैंग पूर्व अवस्था हो जाती है। उसके बाद जब 6 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो गैंग अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? आरंभिक बाल्यकाल मतलब 2 से 6 वर्ष की बात हो रही, तो इसे हम गैंग पूर्व कहेंगे।
क्वेश्चन है यहाँ पर 113, डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। डैश एक रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक है, सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है या अधिग्रहित। तो ये अधिग्रहित होगा, मतलब यहाँ पर कृत्रिम टीकाकरण की बात कर रहे हैं, कृत्रिम टीकाकरण। ओके, तो ये संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, मतलब कि संक्रमण वगैरह ना हो आपको तो हम कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, टीकाकरण करा लेते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर कृत्रिम रूप से विकसित कर लेते हैं। दो तरीके की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक जो आपके अंदर है और जो कृत्रिम है वो हम ये टीके उके के माध्यम से लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 114, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है। तो भाई पार्कर के अनुसार जो है आराम क्या है, मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा पार्कर ने कितने प्रकार के मूल्य दिए? अच्छा हमने ये भी बता दिया, दो तरीके के मूल्य बता दिए, और दो तरीके के मूल्य में एक है कल्पनात्मक मूल्य जो कि उसके मस्तिष्क वगैरह से संबंधित है। दूसरा मूल्य का प्रकार कौन है ये कोई बताए। ठीक है, दो तरीके के मूल्य जो है दिए हैं पार्कर ने। क्वेश्चन 115, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डैश योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है, मानसिक में, लिखित में, अर्धलिखित में या फिर कोई नहीं। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को डैश योजना में नज़रअंदाज जो है किया जा सकता है। प्रश्न है ये किसका है, उसका लग रहा है मैनेजमेंट का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर होगा ये ऑप्शन, मानसिक योजना। ठीक है, मानसिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नज़रअंदाज जो है किया जा सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, इसका आंसर ये माना गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर 116, डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ग्रॉस एवं कैंडल की परिभाषा है, बियर की है, ऑगन टेसिक की है, नीरू गर्ग की है। तो ये बियर की परिभाषा है। बियर ने कहा है डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, तो जो आवास होता है ना मनुष्य का, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इसीलिए कि हमारे लिए बाहरी लोगों से सुरक्षा मिल रही है, भाई हमारा लगाव होता है। ठीक है ना, हमने भी जैसे कि हमारे हस्बैंड ने प्लॉट खरीदा तो बात अलग है कि भाई हर कोई चाहता है भाई बड़ा घर हो, सब कुछ हो, लेकिन इस घर से हमारे इमोशंस जुड़े हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने इस घर में देखे हैं 10-12 साल में। ठीक है, तो वो ये नहीं कि हमें यहाँ पे सब सिर्फ बाहरी सुरक्षा मिल रही है कि हम अंदर सेफ हैं, नहीं, बहुत चीज़ें हैं इस घर में हमारे साथ। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने। क्वेश्चन है 117, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डैश कहलाता है, फिटस है, भ्रूण है, युग्मनज है, अंड है। तो यहाँ पर 8वें हफ्ते से जन्म तक का जो भ्रूण होता है वो क्या कहलाता है, जन्म तक का पूछा जा रहा है, फिटस होगा। ठीक है ना, जो आपका युग्मनज मतलब जायगोट की बात हो रही है, जो कोशिका एंड शुक्राणु मिलकर, अंडाणु एंड शुक्राणु मिलकर बनते हैं। भ्रूण जो होता है 2 सप्ताह से 2 माह का होता है, 2 सप्ताह से 2 माह का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 118, मानव दूध के 100 मिली में डैश ग्राम प्रोटीन होता है, 1.1, 1.2, 1.3 या फिर 1.4। तो यहाँ पर 1.2 होगा, वी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मानव दूध होते हैं उसके 100 मिली में 1.2 ग्राम जो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है ना, प्रोटीन की मात्रा और दूधों के मुकाबले इसमें कम होती है, लेकिन बच्चे के हिसाब से सही होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 119, एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता, अच्छा जो होती है लैक्टोज की मात्रा जो होती है माता के दूध में सर्वाधिक होती है, कम से कम 6.5% तक होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन है यहाँ पर 119, डैश एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो खेलना सबसे बढ़िया है इसमें ऑप्शन। ठीक है, ये बौद्धिक क्षमता, शारीरिक, भावनात्मक, हर तरीके से, भाई बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, उछलता है, कूदता है, तो शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का विकास होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 120, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माता, किशोर लड़कियां किसकी लाभार्थी? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की, बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम की, एकीकृत बाल विकास योजना के, जवाहर रोजगार योजना के। तो एकीकृत बाल विकास योजना जो ICDS है, जो आपके 2 अक्टूबर 1975 को आई थी। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये जो होती 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली किशोरियाँ जो हैं, लड़कियां हैं, इनके लाभार्थी हैं। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 121, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण पाता है, 1 या 2 वर्ष,
7 या 8 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, या 2 या 3 वर्ष। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा 4 या 5 वर्ष। देखो चलना दौड़ना स्टार्ट तो बहुत जल्दी कर देता है, वो 1 साल में ही कर देता है, थोड़ा थोड़ा उठकर खड़ा होना, चलना हल्के हल्के, है ना। लेकिन एक नियंत्रण की बात हो रही है तो वो 4 से 5 वर्ष में, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 122, बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका क्या है? जो अच्छा ऑप्शन देख लो, OPV, PH, IB या BCG। तो BCG सही होगा, डी ऑप्शन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जीवंत होते हैं जीवाणु, जो इसमें जीवाणु होते हैं BCG के, ओके, वो कैसे होते हैं? जीवंत होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है। डी, ये जन्म के तुरंत बाद दिया जाता वो वाला, ठीक है। क्वेश्चन है 123, गर्भपात LBW लो बर्थ जो है इसकी बात हो रही है, ठीक है। समय पूर्व लो वेट बर्थ, इसको कहते हैं लो वेट बर्थ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। लो वेट बर्थ, जो बेबी होते हैं ना बर्थ, उनकी बात हो रही है। गर्भपात LBW जो लो बर्थ बेबी हैं, समय पूर्व जन्म डैश के साथ जुड़े हैं। भाई ज़्यादातर जो लो वेट के होते हैं वो ज़्यादातर उनका क्या होता है, जन्म जो होता है समय से पहले ही हो जाता है। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, या फिर निम्न प्रोटीन स्तर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, निम्न फोलेट। ज़्यादातर क्या होता है, फोलेट की मात्रा गर्भवती में कम होती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, समय पूर्व पैदा हो जाते हैं। और समय पूर्व पैदा होने की वजह से उनका वजन भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। उनकी मतलब जो होना चाहिए उसका वजन उससे कम होता है। क्वेश्चन 125 नवजात की भोजन में जोड़ा गया ठोस है, ठोस भोजन कहलाता है बीकोस्ट, बीनिंग, मैकोनियम, लेनुगो। तो बीकोस्ट कहलाता है, ठीक है। नवजात शिशु के भोजन में जो हम ठोस आहार जोड़ते हैं, जो 6 माह से जोड़ते हैं लगभग, उसको हम बीकोस्ट कहते हैं। अच्छा, बीनिंग क्या होता है? जब 6 माह में हम बीकोस्ट को खिलाना शुरू करते हैं तो बीनिंग मतलब यहाँ पर दूध छुड़ाने का प्रयास शुरू कर देते हैं। दूध छुड़ाने का, फीड कराने का प्रयास जो होता है वो कम कर देते हैं, छुड़ाने का प्रयास करते हैं बल्कि, है ना। तो उसे हम कहते हैं बीनिंग, बच्चे का फीड जो है धीरे धीरे कम करना। मैकोनियम जो फर्स्ट उसका क्या होता है, मलमूत्र होता है, मल, है ना, चिकना हरा। लेनुगो क्या होते हैं, जो रोएदार बाल होते हैं बच्चों के शरीर पर, उसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 125 लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग डैश के उदाहरण है? जैविक संचरण, वाहन संचरण, वायु संचरण, या ट्रांसप्लांट सेंट्रल संचरण। तो यहाँ पर वायु संचरण होगा। गलसुआ हो गया ना मम्स, ठीक है। गलसुआ मम्स किससे होता है? पिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, हमने बताया भी था आप लोगों को, पैरामिक्सोवायरस, है ना, होता है ना। गलसुआ मम्स कहाँ होता था? लार ग्रंथि में, हमने बताया था, ओके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेचक भी आप जानते हो वायु से सही फैलता है। फेफड़े के जो रोग होते हैं ज़्यादातर, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, अब यहाँ पर ये पूछा गया है तो सी ऑप्शन जो है वायु संचरण से ये क्या होते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके सही गए 125 में, बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल के एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, एंड आप भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ओके। मुझे सब्सक्राइब कराने में बड़ा मज़ा आता है लोगों से, मैं बोल भी देती हूँ, लोगों को नहीं करते। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी बेइज्जती खुद करने की, वो वाली का वैरायटी हूँ मैं, ठीक है। तो क्लास को जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।